चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम दक्षिण एशियाई अग्रदूतों के उस सफर को ट्रेस करने वाले हैं जिसने समाज की पुरानी और जकड़ी हुई सीमाओं को हमेशा के लिए तोड़ दिया। 19वीं सदी के इतिहास से लेकर आज के आधुनिक युग तक ये एक ऐसा रिपल इफेक्ट है जिसे महसूस करना वाकई बेहद दिलचस्प है। आज का हमारा ये पूरा सफर मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बटा है। पहला, बंगाल पुनर्जागरण का केंद्र। दूसरा, समन्वयवादी आध्यात्मिक परंपराओं का निर्माण। तीसरा, महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता की नई कल्पना। और आखिर में, आधुनिक सांस्कृतिक सीमाओं को तोड़ना। हम देखेंगे कि कैसे सदियों पहले शुरू हुई सीमाओं को तोड़ने की वही भावना आज की दुनिया को भी एक नया आकार दे रही है। भाग 1, बंगाल पुनर्जागरण का केंद्र, जहां से असल में सांस्कृतिक जागृति की शुरुआत हुई। हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं कोलकाता के ऐतिहासिक जोरासांको ठाकुर बाड़ी से। 35,000 वर्ग मीटर में फैली ये विशाल हवेली उस दौर में बंगाल के कलात्मक और सामाजिक ज्ञानोदय का धड़कता हुआ दिल थी। अब समय के इस पहिए को घूमते हुए देखते हैं। 1785 में प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर द्वारा इस हवेली के निर्माण से शुरुआत होती है। फिर 1828 में ब्राह्मो सभा की स्थापना और 1872 का विशेष विवाह अधिनियम, जिसने शादी की न्यूनतम उम्र तय की। 1962 में रविंद्र भारती संग्रहालय के खुलने तक ये सारे बड़े बदलाव टैगोर परिवार या उनके समकालीनों की ही देन थे। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि टैगोर परिवार की महिलाओं ने उस समय की सख्त पर्दा प्रथा को पूरी तरह से ठुकरा दिया था। ज्ञानादानंदिनी देवी ने 1881 में ही एक उपनिवेशवाद विरोधी जमीनी संगठन का प्रस्ताव रख दिया था। वहीं स्वर्ण कुमारी देवी नई वैज्ञानिक शब्दावली रच रही थीं। इंदिरा देवी फ्रेंच में ऑनर्स के साथ साथ एक उम्दा संगीतकार थीं और मृणालिनी देवी जटिल संस्कृत महाकाव्यों का बंगाली में अनुवाद कर रही थीं। सच में ये महिलाएं हर मायने में बहुमुखी प्रतिभा की धनी थीं। और इसी विद्रोही स्वभाव की सबसे शानदार मिसाल थीं सुनैनी देवी। उन्होंने किसी भी तरह की औपचारिक शिक्षा या संस्थागत प्रमाण पत्र को सिरे से खारिज कर दिया। उनके भाई ने भी माना कि उनकी अंतर्मुखी लोक प्रेरित कला किसी औपचारिक मान्यता की मोहताज नहीं है। नतीजा, वो भारत की पहली आधुनिक चित्रकारों में से एक बनी और 1922 में जाने माने अंतर्राष्ट्रीय बाहौस कलाकारों के साथ अपनी कला का प्रदर्शन किया। सिस्टर निवेदिता के 1907 के ये शब्द एक बहुत बड़े बदलाव की गवाही देते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध भारत माता पेंटिंग, जिसमें एक महिला भगवा वस्त्र पहने हुए है, ने यूरोपीय औपनिवेशिक शैलियों को पूरी तरह नकार दिया था। इसके बजाय इसने एक बहुत ही गहरी, भावनात्मक और अखिल एशियाई सांस्कृतिक पहचान को जन्म दिया। भाग 2, समन्वयवादी आध्यात्मिक परंपराओं का निर्माण यानी मान्यताओं का सम्मिश्रण। कलात्मक दुनिया में आए इन बदलावों से आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं कि कैसे निष्पक्ष ऐतिहासिक नजरिए से कठोर धार्मिक सीमाओं को भी तोड़ा और मिलाया जा रहा था। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कैसे भारत का ब्राह्मो समाज और मलेशिया की पवंग परंपरा दोनों ने एक ही तरह का रास्ता अपनाया। ब्राह्मो समाज ने जहां जाति और मूर्ति पूजा को खारिज करते हुए हिंदू जड़ों को ईसाई और इस्लामी तत्वों के साथ मिलाया, वहीं पवंग परंपरा में इस्लाम, सूफीवाद, हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान और मलय जीववाद का एक अनोखा संगम देखने को मिला। दोनों ने ही किसी एक धर्म को ऊंचा दिखाने के बजाय सबको मिलाकर एक समावेशी ढांचा तैयार किया। ये मलय पावांग असल में तमिल मुस्लिम चूलिया व्यापारियों के वंशज थे। खतरनाक उष्णकटिबंधीय माहौल में जीवित रहने के लिए उन्हें एक ऐसे आध्यात्मिक सहारे की जरूरत थी जो आसपास की हर संस्कृति से जुड़ सके। इसलिए उन्होंने अब्राहमिक पैगंबरों से लेकर हिंदू देवताओं तक हर धर्मशास्त्र को अपनाया। ये सदियों के हिंद महासागर व्यापार का ही असर था। भाग 3, महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता की नई कल्पना, बचत से लेकर स्वामित्व तक। इतिहास के पन्नों से निकलकर अब सीधे आज के दौर में आते हैं। हम देखेंगे कि कैसे दशकों पुरानी आर्थिक बाधाओं को आज महिलाओं के नेतृत्व वाले वित्तीय समूहों द्वारा चकनाचूर किया जा रहा है। विमेन ऑन वेल्थ नाम का मंच इस बदलाव को 3 बेहद साफ और व्यवहारिक कदमों में बांटा है। पहला, अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति का ईमानदारी से आकलन करना। दूसरा, अपने पैसों से जुड़े फैसले घर के पुरुषों पर छोड़ देने की आदत को बदलना। और तीसरा, एक मालिक जैसी सोच विकसित करना, जहां निवेश को सक्रिय रूप से बढ़ाया जाए। ये सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं, बल्कि बाजार में सक्रिय रूप से उतरने के बारे में है। इसका एक जीता जागता और बहुत ही शानदार उदाहरण है वाव टाउनशिप।
महिलाओं को हमेशा से ही रियल एस्टेट और बड़े निवेशों से दूर रखा गया, लेकिन यहाँ विशेष निवेश मॉडल यानी एसपीवी के जरिए दर्जनों महिलाओं ने एक साथ आकर बिलासपुर में 4.5 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी। उन्होंने सीधे तौर पर उस ऐतिहासिक बहिष्कार को खत्म कर दिया। इसी तरह की नई सोच हमें पुष्पा फंड में भी देखने को मिलती है। ये फंड ढाका में प्रोजेक्ट खानम्स के जरिए यौन कार्य के विकल्प के रूप में महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दे रहा है। प्रोजेक्ट फॉलोन के तहत बाढ़ग्रस्त किसानों की मदद कर रहा है और प्रोजेक्ट बैम्बू के जरिए स्वदेशी महाली महिलाओं को आधुनिक हस्तशिल्प से जोड़ रहा है। पुष्पा फंड चैरिटी के पुराने तरीके को ही बदल रहा है। यह दक्षिण एशियाई डायस्पोरा को सिर्फ घर पैसे भेजने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें पारदर्शी तरीके से निवेश करने और जमीनी स्तर पर दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती लाने में एक सक्रिय भागीदार बनाता है। दूर बैठे लोग अब सीधे तौर पर स्थानीय अर्थव्यवस्था का भविष्य तय कर रहे हैं। और अब हम आते हैं हमारे चौथे और आखिरी हिस्से पर, आधुनिक सांस्कृतिक सीमाओं को तोड़ना, मीडिया और मोटरस्पोर्ट। चलिए देखते हैं कि कैसे आज के दक्षिण एशियाई पथ प्रदर्शक सिनेमा की कहानियों और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पुराने सांचों को तोड़ रहे हैं। इम्तियाज अली की फिल्म हाईवे की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले इस लिमिनल स्पेस नाम की अवधारणा को समझना जरूरी है। ये एक ऐसा संक्रमणकालीन स्थान है, चाहे वो भौतिक हो, भावनात्मक हो या समय से जुड़ा हो, जो अतीत और भविष्य के बीच में अटका रहता है। एक ऐसी जगह जो असल दुनिया से बिल्कुल कटी हुई महसूस होती है। हाईवे फिल्म कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। यह एक अपहरण और एक खतरनाक सड़क यात्रा को एक ऐसे भावनात्मक सुरक्षित ठिकाने के रूप में पेश करती है, जहां दो मुख्य किरदार बचपन के यौन शोषण के अपने साझे आघात का सामना करते हैं। सोचने वाली बात है, एक अपहरित लिमिनल स्पेस उस घर से ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है जिसे समाज सबसे सुरक्षित मानता है। यह बॉलीवुड के घिसे पिटे फॉर्मूले पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। अब इस नंबर पर गौर करते हैं, 11, महज 11। ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि ये अतिका मीर की उम्र है। ये युवा रेसर इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय कार्टिंग के सारे नियमों को फिर से लिख रही हैं और दुनिया को हैरान कर रही हैं। फॉर्मूला 1 अकादमी विकास कार्यक्रम द्वारा समर्थित पहली भारतीय के रूप में अधिका ने वैलेंसिया में FIA यूरोपियन चैंपियनशिप की उच्च शक्ति वाली OKJ श्रेणी में हिस्सा लिया। और कमाल की बात यह है कि इन्होंने 6ठा स्थान हासिल किया और 92 बेहद अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय ड्राइवरों के खिलाफ सबसे तेज लैप रिकॉर्ड किया। जब पुरानी बंदिशों और सीमाओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है तो बिल्कुल यही होता है। तो हम इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारणीय सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर 19वीं सदी के उन साहसी पथ प्रदर्शकों ने आज की सांस्कृतिक आज़ादी का निर्माण किया था, तो आज जो सांचे तोड़े जा रहे हैं वो कल के लिए कौन सी नई नींव तैयार करेंगे? हर टूटा हुआ नियम आने वाली पीढ़ी की नई हकीकत तय करता है। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।